बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम सामा। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT पर मुल्तान ज़िला मुल्तान से नारान कगान बाबूसर टॉप किया था। तो इसमें मैंने तकरीबन टोटल कोई 2000 किलोमीटर का सफ़र किया है, यानी कि टू वे आना जाना। तो इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा, स्विफ्ट की सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT की परफॉर्मेंस कैसी रही, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो लिहाजा आपने ना ये वीडियो पूरी देखनी है। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस्लामाबाद से आगे जाने के लिए बेहतरीन रास्ता कौन सा है। तो हमने सफ़र जो शुरू किया था वो तकरीबन सुबह के 5:15 साढ़े 5 बजे था और जून के आखिर में हम गए थे। तो सुबह हम यहाँ से रवाना हुए थे बग़ैर नाश्ता करके। तो हमने झंग में तकरीबन नाश्ते के लिए स्टॉप किया था। वहाँ मेरा कज़न है, उनको लिया था और उनका एक बेटा था 13 साल का। तो हम तकरीबन 4 अडल्ट और एक वो 13 साल का बच्चा, वो हम सब लोग यहाँ से रवाना हुए थे। इसमें जो है ना, टोटल पेट्रोल मेरा तकरीबन कोई 132 लीटर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तकरीबन 132 लीटर लगा था। ओवरऑल जो गाड़ी ने फ्यूल एवरेज दी थी वो 15.5 की थी। इसमें हमारा पहाड़ी इलाके का सफ़र भी रहा है और मतलब चढ़ाई भी रही है, उतराई भी रही है, स्टे भी रहा है, आइडलिंग पोजीशन में भी गाड़ी स्टार्ट रही है। तो ओवरऑल ये 15.5 की एवरेज दी थी। मोटरवे पे मैंने इसको 130 तक भी भगाया है। किसी किसी जगह पर जो एवरेज स्पीड रही है वो 110-115 रही है। यहाँ से हम सुबह निकले हैं 5 बजे। तो बालाकोट हम तकरीबन हमारा 800 किलोमीटर का सफ़र बना था और वो हमने तकरीबन हम 6:15 बजे वहाँ शाम को असर के टाइम, तकरीबन असर हो चुकी थी, होने वाली थी, तो उस टाइम हम वहाँ पर पहुँच गए थे। तो रास्ते में हमने 2 घंटे तकरीबन स्टे किया था झंग। हमने नाश्ता वगैरह किया था और उसके बाद भेरा भी हम रुके थे कॉफ़ी वगैरह के लिए। और फिर हमने एक स्टॉप चक्री किया था। वहाँ पर हमने दोपहर का खाना खाया था, ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। तो यानी कि ये हमारे टोटल कुल स्टॉप थे। तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गया था, उससे पहले मैं आज तक नहीं गया। आल्टो थी, उस वक्त भी मैं प्रोग्राम काफ़ी बनाता रहा, लेकिन कोई शेड्यूल या स्केजुअल हमारा नहीं बन सका था कि हम वहाँ पर जाते। तो इसलिए स्विफ्ट जब मैंने लिए तो मैंने सोचा कि इस पर लाजमी एक टूर होना चाहिए। तो जैसे ही हम हज़ारा मोटरवे पे एंटर हुए हैं तो व्यू बहुत अच्छे थे। और मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगा कि कौन कौन से रास्ते से आपने मतलब हज़ारा मोटरवे तक जाना है, क्योंकि जो लोग पहली मर्तबा जाते हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि हमने मोटरवे पर कहाँ से जाना है। तो जैसे ही आप लोग इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं, उसके बाद जो इस्लामाबाद वाले लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है या रावलपिंडी जाना है, वो टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड पे नीचे उतर जाते हैं। जबकि जिन्होंने पेशावर या नारान कागान इस नादरन एरियाज़ में जाना हो या हज़ारा मोटरवे पे जाना हो, वो बिल्कुल सीधा M1 पर जाएंगे। M1 पर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको टोल प्लाज़ा नज़र आ जाएगा M1 का, वहाँ से एंट्री होगी। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे आपने सफ़र करना है M1 पे, और M1 के बाद आपने एबटाबाद वाली मोटरवे पर, जिसको हज़ारा मोटरवे कहते हैं, उस पर आपने वहाँ पर एंटर होना है। इसकी निशानी है कि एक छोटी सी पहाड़ी आती है, उसके साथ बोर्ड लगा होता है। उसके बाद आपको सामने से एक पुल भी नज़र आ जाएगा, तो वहाँ से आपने लेफ़्ट हो जाना है। पुल से पहले ही आपने लेफ़्ट हो जाना है। तो उसके बाद आप हज़ारा मोटरवे पर दाखिल हो जाएंगे। हज़ारा मोटरवे पर शुरू में तो 3 लेन होती हैं, लेकिन आगे जाके ये 2 लेन में डिवाइड हो जाती है। मतलब दोनों तरफ 2-2 लेन होती हैं, 3 की बजाय। तो इस पर बहुत अच्छे मतलब पॉइंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं।
एक दो जगह हमने स्टे भी किया था, पिक्चर्स वगैरह ली थी एबटाबाद के करीब। तो इसमें यह था कि 2 टनल्स आपको मिलेंगी एबटाबाद की, और एक टनल आपको मानसहरा की मिलेगी। जो एबटाबाद वाली टनल है उसमें मोटरवे जो है 1 वे ही रहती है, लेकिन जो मानसहरा वाली है टनल उसमें 2 वे होती है ट्रैफिक, क्योंकि आगे जाके मोटरवे जो है ये इसका जैसे ही टोल प्लाज़ा ख़त्म होता है तो उसके बाद वो लाइक जीटी रोड जैसे होता है उसी तरह ही शुरू हो जाती है। तो हम जो है जाते हुए हज़ारा मोटरवे से मानसहरा भी हमने क्रॉस कर लिया था, और आगे न्यू बालाकोट रोड से हम नीचे उतरे थे वहाँ से। तो लेकिन ये रास्ता ना बहुत ख़राब है, यहाँ पर एक तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और रोड भी जो है काफ़ी तंग है। तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको अगर बालाकोट जाना है तो आप एबटाबाद इंटरचेंज से नीचे उतर जाएं, और वहाँ से आप जो जीटी रोड है, जो एबटाबाद और नारान वाला रोड है, उससे आप जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। तो सफ़र भी आपका मतलब अच्छा रहेगा और थकावट भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो बालाकोट में हमने एक रात स्टे किया था। उस दिन हमने होटल जो है अयूब पुल है बालाकोट से थोड़ा सा आगे नारायण रोड की तरफ, तो उसके साथ हमें एक होटल मिल गया था। हम क्योंकि 4 बंदे थे, 4 अडल्ट, तो हमने एक ही रूम लिया था। तो वो रूम हमें तकरीबन कोई 3500 का मिला था। तो वहाँ पे नाइट स्टे करने के बाद हम अगले दिन नारायण के लिए रवाना हुए थे। तो मैंने एक रास्ते के तमाम व्यूज़ की एक छोटी सी वीडियो बनाई है, आप उससे महसूस हों।
वीडियो आपने देख ली। अच्छा, उसके बाद हमने आगे जो है नारान में हमने स्टे नहीं किया था। उस रात हमने बटाकुंडी स्टे किया था, क्योंकि हमारा जाना था कि हमने बाबूसर टॉप तक ही जाना है, उससे आगे हमने जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था। तो वो रात हमने बटाकुंडी स्टे किया। बटाकुंडी बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग भी अगर वहाँ पर स्टे करें तो ज़्यादा बेहतर है। नारान से वहाँ के किराए भी कम है और जगह भी बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर एक दो मसले मसाइल हैं। मतलब एक तो इंटरनेट नहीं चलता, एस्कॉम का इंटरनेट है वहाँ पर सिर्फ। बाकी अगर आपने वहाँ जाना है तो लाजमी आप टेलीनॉर की सिम लेके जाएं, क्योंकि वहाँ किसी भी कंपनी के कोई सिग्नल नहीं थे। तो हमारे जो है ना तमाम, हम किसी के पास टेलीनॉर नहीं था, तो सिग्नल वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो हमें ये भी परेशानी थी कि भाई घर वाले परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं कहाँ हैं। तो इसलिए हम पहले तो हमारा इरादा था बटाकुंडी 1-2 दिन रहेंगे, लेकिन ये हालात देख के जबकि नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा, तो हमने अगले दिन ही से बाबूसर टॉप का प्रोग्राम बनाया था। और अगले दिन सुबह हम उठे हैं वहाँ से और बाबूसर टॉप हम रवाना हो गए थे। बाबूसर टॉप जाते हुए भी काफ़ी रास्ते जो है ना ख़राब भी हैं और आपको वाटरफॉल्स भी मिलेंगी बहुत सारी। बाबूसर के लिए ना हम बगैर नाश्ता किए वहाँ से निकले थे तकरीबन 7 बजे बटाकुंडी से। और रास्ते में हमने एक जगह नाश्ता किया था, लेकिन बहुत बेकार नाश्ता था, तो मुझे जगह का नाम भूल गया है। वो ऑलमोस्ट पहला ही स्टॉप आता है। तो बहरहाल वहाँ से हमें तकरीबन 2 घंटे लगे थे बाबूसर टॉप के। और वहाँ पर हमसे ना ज़्यादा स्टे नहीं हो सका, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी बहुत ज़्यादा। तो हमें वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 40 मिनट ही हमने वहाँ पे गुजारे होंगे। उसके बाद हम वापसी के लिए रवाना हो गए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा कि जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज़ जाएं, वहाँ पर ज़्यादातर जो है ना कोस्टर्स होती हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको ट्रक भी नज़र आ जाएंगे और कुछ लोग हीनो बसें जो बड़ी हैं वो भी लेकर आए हुए होते हैं। और वहाँ पर अक्सर जगह पर जो मोड़ हैं वो मतलब जैसे एक यू टर्न होता है ना, इस तरह के मोड़ हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप कोई देखें कि उस मोड़ पे कोई भी बड़ी बस या बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक वगैरह वो टर्न लेने वाला है, तो आप उस टर्न से पहले स्टॉप कर लें, क्योंकि मोड़ काटते हुए ना वो जो उसकी बॉडी आपकी गाड़ी को लग सकती है। ये मैंने चीज़ें नोट की है वहाँ पर जाते हुए कि जब कोई बड़ी व्हीकल जो है ना वो टर्न लेती है ना, तो वो आधी से ज़्यादा दूसरी लेन में आ जाती है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सुजुकी स्विफ्ट GLX CVT की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है वहाँ पर। मतलब गाड़ी कहीं पर भी अंडर पावर नहीं लगी और मोस्टली जगह पर इसका RPM जो है ना 2.5 से ऊपर गया ही नहीं है। मैंने L मोड इसका यूज़ किया था, लेकिन मुझे उस पर मज़ा नहीं आया, तो क्योंकि RPM भी बहुत ज़्यादा होता था और दूसरा शोर भी बहुत ज़्यादा करती थी L मोड पे निस्बतन। तो मैंने इसको ड्राइव मोड पे चला, भी ना इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो मतलब ड्राइव मोड पे लगा के मैंने एक्सीलरेटर आमतौर पे यूज़ नहीं किया। जहाँ पर ज़रूरत महसूस होती कि एक्सीलरेटर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं एक्सीलरेटर को इस्तेमाल करता था, वरना मैं एक्सीलरेटर से पाँव हटा लेता था। और ड्राइव मोड पे बिल्कुल स्मूथली इसने ढलवान से भी नीचे उतरी है और ऊपर भी इसने सही परफॉर्मेंस दी है। मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गाड़ी अंडर पावर है। और बाकी इसमें किसी किस्म की थकावट भी महसूस नहीं हुआ, सेकंड चेंज नहीं हुआ था। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है। दौरान हमने नारान में भी स्टे किया और नारान और बटाकुंडी में जो पानी था वो इतना ठंडा था कि नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाथ धोते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे आप बर्फ़ के पानी में हाथ धो रहे हैं। इसी तरह जो केवाई पे वाटरफॉल थी उसका पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो वहाँ पर भी हमने सोचा था कि पाँव अंदर डाल के बैठे रहेंगे, लेकिन वो तो 1 मिनट से ज़्यादा भी आप पाँव उसमें नहीं रख सकते, इतना ठंडा पानी था। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन इलाकों में जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम ही जून के एंड का है, क्योंकि उसके बाद जो है बारिशें शुरू हो जाती हैं। जुलाई में बारिशें होती हैं, रश भी बढ़ता है और इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, सैलाब का ख़तरा होता है। वहाँ पर अक्सर जगहों पर सैलाब आ जाता है।
बालाकोट के बाद दरियाए कुनहार तकरीबन आपके साथ साथ ही रहता है। और बहुत अच्छे व्यू पॉइंट पे आते हैं। कई जगह पर हमने रुक के मतलब वीडियोस भी बनाई हैं, फोटोग्राफी की है। तो मतलब एक बहुत अच्छा टूर रह गया फैमिली के साथ। अगर आपने जाना है तो आप आसानी जा सकते हैं, गाड़ी पे जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। हाँ, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जहाँ पर वाटरफॉल गुजर रही होती हैं रोड के ऊपर से, वहाँ मैंने अक्सर जगहों पर देखा है कि ना रोड पे से ना सरिये निकले हुए होते हैं बाहर। तो उस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है। कोशिश करें कि आप जाएं तो तसल्ली से रोड पे चेक करके फिर आप उसको क्रॉस करें। कुछ वाटरफॉल्स का तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता था कि बाज़ औक़ात तो मुझे कहीं पर लगा है कि गाड़ी कहीं वाटरफॉल के साथ ही ना बह जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को कुछ नहीं होता, तो गाड़ी आराम से गुजर जाती है। लेकिन आप बेहतर ये होता है कि जो आगे गुजरने वाली गाड़ियाँ ना, उनको आप साथ साथ मॉनिटर करें कि वो कैसे गुजर रही हैं। नारान में हमें पंजाब टिक्का हाउस का खाना बहुत अच्छा लगा था। इसी तरह बटा कुंडी में हमने बट कढ़ाई से खाना खाया था। बट कढ़ाई वहाँ पे सर्विस भी बहुत अच्छी थी और उनका जो कढ़ाई थी वो भी अच्छी बनी हुई थी। मतलब इतने रिमोट एरिया के बावजूद एक खाने के लिए अच्छा पॉइंट है वहाँ पर। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।